एटॉमिक स्ट्रक्चर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ओके, गुड इवनिंग सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्स मॉडल, देखिए बोर्स एक डेनमार्क एक कंट्री है, आपने सुना होगा। ये वहां के रहने वाले थे और इन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पहली बार दुनिया को एक सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन दी थी और इससे लोग बहुत इंप्रेस भी हुए थे और इसीलिए आज भी ये सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ एटम है। हालांकि इसमें कुछ कमियां हैं, मैं बताऊंगा आपको कि इसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं। फिर भी बोर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, जिससे हम एटम के अंदर क्या चल रहा है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब जानते हैं। तो देखिए बोर ने बताया सबसे पहले कि एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, सब जानते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व करता है इन फिक्स सर्कुलर पाथ। और इन फिक्स सर्कुलर पाथ को बोर ने एक नया नाम दिया था और वो था ऑर्बिट। यानी जिस तरह से रदरफोर्ड को क्रेडिट जाता है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस करने का, उसी तरह से बोर को क्रेडिट जाता है डिस्कवरी ऑफ ऑर्बिट करने का। हालांकि रदरफोर्ड ने जो नाम लिया था, इसे फिक्स सर्कुलर पाथ को उन्होंने शेल बोला था और बोर ने इसी सर्कुलर पाथ को नया नाम दिया ऑर्बिट। ठीक है, अब रदरफोर्ड बोर में क्या डिफरेंस है? रदरफोर्ड ये नहीं समझा पाए थे कि इलेक्ट्रॉन किन ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होगा, किन शेल में प्रेजेंट होगा। उन्होंने बस नाम दे दिया था, के शेल, एल शेल, एम शेल एंड सो ऑन। लेकिन बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा ऑफ फैक्टर h/2π। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को लिख ले, फिर मैं भी समझाता हूं। ये पहला स्टेटमेंट है बोर का, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली in those orbits where its angular momentum देखिए लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करता है तो लीनियर मोमेंटम निकालते हैं, और जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गोल गोल सर्कुलर मोशन करता है तो फिर एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। तो कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है जहां पे इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यहां पे h वही है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे बोर ने एक इक्वेशन दी थी। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और इक्वल टू उन्होंने बताया कि n इंटू h/2π, जहां पे n एक इंटीजर है और ये जो n है ये वास्तव में नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा, और नंबर ऑफ ऑर्बिट हमेशा इंटीजर में आएगा। तो कहीं ना कहीं बोर ने उस चीज को एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस वो फिक्स क्यों है। बोर ने समझाया कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो ये वो ऑर्बिट होगी जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम n = 1 पुट करो h/2π हो। ठीक है, और वो मिलेगी हमें ये। अब जैसे कोई मेरे से ये कह सकता है कि सर हम एक सर्कल ऐसे बना दें तो ये क्यों नहीं होगी फर्स्ट ऑर्बिट,
ऐसे तो बहुत सारे सर्कल्स बन जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बन जाएंगे अराउंड द न्यूक्लियस, तो उन सबको क्यों नहीं फर्स्ट ऑर्बिट बोलेंगे? तो इसका जवाब ये है कि ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बन रहे हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2π नहीं होगा। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π आएगा वही होगी फर्स्ट ऑर्बिट, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 2h/2π आएगा, यानी n बराबर 2 रखिए, 2h/2π, तो उसको हम कहेंगे सेकेंड ऑर्बिट। ऐसे ही जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 3h/2π आएगा उसे हम कहेंगे थर्ड ऑर्बिट। तो इस तरह से बोर ने ऑर्बिट्स का जो क्वांटाइजेशन हो रहा है, क्वांटाइजेशन मतलब होता है डिस्क्रीट नेचर, तो ऑर्बिट का जो डिस्क्रीट नेचर है बोर ने इसको दुनिया को समझाया कि ये जो ऑर्बिट्स आ रही हैं डिस्क्रीट इस वजह से आ रही हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2π का। अगर h/2π है तो फर्स्ट ऑर्बिट 2h/2π आ रहा है तो सेकंड ऑर्बिट हो जाएगा, और 3h/2π आ रहा है तो थर्ड ऑर्बिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी बता देता हूं, हालांकि सब जानते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो बच्चों ये बोर मॉडल का पहला स्टेटमेंट क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। हाँ, टाइप करके बताइए, टाइप करके। ठीक है, गुड। यस, कीरत अनुकृति यस कह रही हैं। ठीक है, बाकी लोग को भी समझ में आ रहा है। शिवम यस। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यहां से हमको एक इक्वेशन मिली, mvr इक्वल टू nh/2π। मैं बात कर रहा था बोर मॉडल में कुछ ड्रॉबैक हैं, तो एक ड्रॉबैक बेटा यही है, बोर ने ये जो इक्वेशन दी एंगुलर मोमेंटम वाली, इसको प्रूफ नहीं किया था मैथमेटिकली, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। हालांकि ये इक्वेशन बाद में दे ब्रॉगली ने प्रूफ कर दिया था, तो इसका मतलब बोर ने जो भी बताया वो सही बताया। ये अलग बात है बोर अपने जमाने में इस इक्वेशन को प्रूफ नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए बोर मॉडल का कोई ड्रॉबैक बताओ, तो आंसर है नो प्रूफ वाज गिवन फॉर द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहां पे लिख लीजिए, इस इक्वेशन को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब एंगुलर मोमेंटम कंटिन्यूअस नेचर नहीं शो करता है, डिसकंटिन्यूअस नेचर शो करता है। इसकी केवल डिस्क्रीट वैल्यू ही पॉसिबल है, या तो एंगुलर मोमेंटम h/2π होगा, या एंगुलर मोमेंटम 2h/2π होगा, या एंगुलर मोमेंटम 3h/2π होगा। अगर एग्जाम में आए कि क्या इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 2.5h/2π हो सकता है, आप कहेंगे नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 1.75h/2π हो सकता है? नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 1.25h/2π हो सकता है? नहीं। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2π का, यानी या तो 1h/2π, या 2h/2π, या 3h/2π, या 4h/2π, या 5h/2π एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो ये था बोर का फर्स्ट स्टेटमेंट। नोट कर लीजिए सब लोग, फिर मैं सेकंड स्टेटमेंट बताता हूं। अब इसके बाद बोर ने बताया सेकंड स्टेटमेंट,
बोर ने कहा जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होगा किसी ऑर्बिट के अंदर, तो उस पर दो फोर्स काम करेंगे, एक अंदर की ओर जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं और एक बाहर की ओर जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे। इसे कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसको रदरफोर्ड ने भी यूज किया था अपने मॉडल में। तो बोर ने बहुत सारी बातें रदरफोर्ड की अपने मॉडल में यूज की थी और ये उनमें से एक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट लिख लीजिए, एट द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन in an orbit, electron obey Newton's law of circular motion जो ये कहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि इनवर्ट फोर्स है वो हमेशा बराबर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जो कि आउटवर्ड फोर्स है। अब न्यूटन ने बताया था ये जो आउटवर्ड फोर्स है यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये स्यूडो फोर्स होता है, ये रियल फोर्स नहीं होता। इसकी वैल्यू न्यूटन ने बताई थी हमेशा mv²/r होगी, जहां पे m होगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v होगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और r होगा रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ये है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो ये जो mv²/r है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है जो न्यूटन ने बताया था। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स होता है और ये फोर्स यहां पे होगा कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स। जैसे जब प्लैनेट्स मोशन करते हैं सन के अराउंड, तो वहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होता है जो सन प्लैनेट के ऊपर लगाता है अपनी ओर खींचने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पे जो रियल फोर्स लग रहा है अंदर की ओर वो है कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स, यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ पे कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स यूज करेंगे और कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे जो K होता है ये कूलम ने बताया था कि ये एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो C है ये कूलम है, चार्ज की यूनिट। तो आप इस इक्वेशन को लिख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू बोर K टाइम्स Q1 Q2/r² will be equal to mv²/r। यहां पे जो Q1 है अभी बताता हूं, पहले ये स्टेटमेंट नोट करिए। Q1 और Q2 को मैं अभी समझाता हूं। Q1 है चार्ज ऑन द न्यूक्लियस और Q2 है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। भाई दो चार्ज है, एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन, दोनों का चार्ज अपोजिट है तभी तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो Q1 है चार्ज ऑन न्यूक्लियस, अब बताओ न्यूक्लियस का चार्ज कैसे निकाला जाए? टाइप करके बताइए, न्यूक्लियस का चार्ज किसकी वजह से होता है? किस पार्टिकल की वजह से न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज आता है?
प्रोटॉन्स, यस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो भाई न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन हैं उसमें एक प्रोटॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस आ जाएगा। अब न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उनको हम जेड से डिनोट करते हैं, जिसे एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। तो ये हो गया जेड। और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो Q1 आएगा जेड इंटू ई। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा एटॉमिक नंबर के बराबर, और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है मैग्नीट्यूड में। तो Q1 हो गया जेडी और Q2 है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम ई से डिनोट करते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि Q1 जेडी के बराबर है और Q2 ई के बराबर है। यहाँ पे जो ई है उसकी वैल्यू सबको पता होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो यहाँ पे Q1 और Q2 की वैल्यू पुट करिए जरा, तो आपको बोर्स मॉडल की फंडामेंटल इक्वेशन मिलेगी, और वो है कि जेडी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। पर Q1 जेडी है और Q2 ई है, मल्टीप्लाई किया तो जेडी स्क्वायर हो गया। ठीक है, दिस इक्वेशन इज नोन एज फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ बोर्स मॉडल। तो ये पूछी जा सकती है कि डिस्क्राइब द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ बोर्स मॉडल। तो फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ बोर्स मॉडल ये है कि जो कूलाम्बिक अट्रैक्शन फोर्स है यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा, यानी के जेडी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। इसको आपको याद करना है, इस इक्वेशन को पूछी जा सकती है। ठीक है, इस इक्वेशन में जो जो टर्म यूज हो रहे हैं एक बार फिर से सुन लीजिए कि एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ जेड एटॉमिक नंबर है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। आर रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा सेकेंड स्टेटमेंट समझ में आया बोर्स मॉडल का? यस सर। ठीक है, अनुकृति का जवाब यस। गुड, तो नोट कर लीजिए सब लोग जल्दी से, फिर मैं थर्ड स्टेटमेंट बताता हूं, नोट करिए। तो अगर हम रदरफोर्ड मॉडल और बोर्स मॉडल को कंपेयर करें तो रदरफोर्ड मॉडल ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल मॉडल था, और ये जो बोर मॉडल है जिसको इतनी इंपॉर्टेंस दी गई उसकी वजह ये है कि ये मैथमेटिकल मॉडल है। इसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, और इन मैथमेटिकल इक्वेशन से हम लोग बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिराइव करने वाले हैं। जैसे रेडियस ऑफ ऑर्बिट, बोर ने ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला डिराइव किया, और वो फॉर्मूला इतना अच्छा फॉर्मूला है कि हम किसी भी ऑर्बिट की रेडियस
उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, चाहे फर्स्ट ऑर्बिट हो, चाहे सेकंड ऑर्बिट हो, चाहे थर्ड ऑर्बिट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, अब देखिए मैं कैसे डिराइव करता हूं रेडियस ऑफ ऑर्बिट। सब लोग ध्यान से देखिएगा। बोर ने दो इक्वेशन दी, एक तो एंगुलर मोमेंटम वाली, mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई। चलिए उसको लिखते हैं। तो यहां से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं v की, और वो है nh अपॉन 2 पाई mr। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन दी थी उन्होंने, बोर ने, जिसको हमने फंडामेंटल इक्वेशन बोला था, वो थी के जेडी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो यहां से वी स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो वी स्क्वायर निकालने के लिए ये आर और ये पावर कैंसिल हो गई, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो वी स्क्वायर आ गया के जेडी स्क्वायर अपॉन एम आर। जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। ध्यान से देखिएगा, फिर आराम से आप नोट कर लीजिएगा। अब फर्स्ट इक्वेशन में जो v आया है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से v स्क्वायर निकालेंगे तो वो आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन से v स्क्वायर ये आया, और सेकेंड इक्वेशन से v स्क्वायर ये है के जेडी स्क्वायर अपॉन एम आर। दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। क्लियर है ना? फर्स्ट इक्वेशन से v स्क्वायर निकाला और सेकंड इक्वेशन में है ही, दोनों को बराबर कर दिया। अब इससे देखिए कॉमन टर्म कैंसिल कर दिए, mr से एक एक पावर कैंसिल हो गई। ठीक है, और अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो यहां से जो r का फॉर्मूला डिराइव होगा वो होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ये आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर। देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ये फॉर्मूला आया है रेडियस ऑफ ऑर्बिट का। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपसे वेरियस कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला है। तो आप इतना बड़ा फॉर्मूला याद तो नहीं कर पाओगे, लेकिन आप ये छोटी सी डेरिवेशन ध्यान में रखिए। तो आप जब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इस तरह से डिराइव कर लीजिएगा। तो बच्चों समझ में आया ये? जल्दी बताइए। यस सर। ठीक है, तो अगर सबको समझ में आ गया तो जल्दी से नोट कर डालिए इसको, रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला, और बॉक्स बना लीजिएगा जिससे ये हाईलाइट हो जाए। नोट कर लीजिए। अब देखिए जहां तक न्यूमेरिकल्स का सवाल है, तो न्यूमेरिकल्स में हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें कुछ कांस्टेंट्स हैं। तो क्यों ना उन कांस्टेंट्स की वैल्यू यहां पे पुट करके थोड़ा छोटा सा फॉर्मूला डिराइव कर लें।
ताकि न्यूमेरिकल्स में उसको हम इजीली लगा लें और आंसर निकाल लें। ठीक है, जैसे n नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये तो वेरिएबल है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन h तो कांस्टेंट है। ठीक है, पाई भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी भी वैल्यू पता है, k इसकी भी वैल्यू पता है, और z तो खैर वेरिएबल होगा, एटॉमिक नंबर, और e की वैल्यू पता है। तो अगर हम इसमें जो कांस्टेंट्स आ रहे हैं सबकी वैल्यू पुट कर दें, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स in above expression, then we will get a simplified formula। एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला मिल जाएगा सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करके और सॉल्व करके, और वो फॉर्मूला आएगा R इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। पहले मीटर में आएगी रेडियस, फिर उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेंगे। सब जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो है एंगस्ट्रॉम में आएगी। और एक बार फिर से आप देख लीजिए, यहां पे वेरिएबल सिर्फ दो आ रहे हैं, n स्क्वायर और z। कैसे? देखिए, h कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है और e कांस्टेंट है। खाली तो ऊपर n स्क्वायर है और नीचे z है, बाकी सब कांस्टेंट्स हैं। उनकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। और ये फॉर्मूला छोटा फॉर्मूला है, याद रखना भी आसान है, 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। तो ऑर्बिट की रेडियस निकालने के लिए हमें सिर्फ दो बातें पता होना चाहिए, एक तो एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, और दूसरा पता होना चाहिए आपको नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो चलिए इस पर क्वेश्चन कराते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम लेते हैं और हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालते हैं। तो Z इक्वल टू, सब जानते हैं हाइड्रोजन का Z 1 होता है, तो रख दीजिए Z की वैल्यू। तो R आ जाएगा 0.529 इंटू n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब ये जो 0.529 है, इसको हम एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर n इक्वल टू 1, R आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, जिसे बोर ने डिनोट किया A नॉट से। तो A नॉट याद कर लीजिए, A नॉट है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो इससे फॉर्मूला हमारा और छोटा हो जाएगा, 0.529 की जगह आप A नॉट पुट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, इन जनरल जो R है वो A नॉट इंटू n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम होता है। और ये याद रखना ज्यादा आसान है, 0.529 बोलने में बड़ा टाइम लगता है, तो बस ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, A नॉट इंटू n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। और A नॉट की वैल्यू सब लोग ध्यान रखिएगा, A नॉट की वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। और जो होती है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो आप इस पे चाहो तो बॉक्स ना बनाओ, ये जो फॉर्मूला है A नॉट वाला, इसको ध्यान रखो। अब ये अच्छे से दिमाग में बैठा लो फॉर्मूला, सब लोग अच्छे से दिमाग में फॉर्मूला बैठाइए कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला है A नॉट इंटू n स्क्वायर बाई जेड।
ठीक है, तो अब जैसे सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है फॉर n इक्वल टू 2, z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 का मतलब हाइड्रोजन एटम, तो r कितना आ जाएगा a नॉट इंटू n स्क्वायर, सॉरी हाँ a नॉट इंटू n स्क्वायर अपॉन z, तो ये आ जाएगा 4a नॉट। ठीक है, तो हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी आई a नॉट, और सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस कितनी आई 4a नॉट। तो इसको हम डायग्राम से बना देते हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। जल्दी से नोट करिए इसको बेटा। ये फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है a नॉट, और ये सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस है 4a नॉट, हाइड्रोजन एटम। चलिए मुझे बताइए थर्ड ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी हाइड्रोजन एटम की? Sir, 9A naught. यस 9a नॉट, और फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस 16a नॉट, फिफ्थ ऑर्बिट की रेडियस 25a नॉट। तो सिंपल सा फॉर्मूला है a नॉट इंटू n स्क्वायर बाई जेड, जेड इक्वल टू 1 रख दिया हाइड्रोजन एटम के लिए, तो r का फॉर्मूला आ गया a नॉट इंटू n स्क्वायर। तो जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द इंटर ऑर्बिट सेपरेशन in hydrogen atom between n equal to 2 and n equal to 3। जल्दी करिए। सेकेंड Sir, ऑर्बिट, 3A naught. सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट के बीच का जो गैप है सेपरेशन, वो निकालना है। जैसे अभी फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट का बीच का जो स्पेसिंग है वो 3a नॉट है, ठीक है, लेकिन यहां पे पूछा है थर्ड ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट का बीच का सेपरेशन, यानी आपको निकालना है R3 माइनस R2, R3 माइनस R2 निकालना है। तो R3 अभी आपको बताया था 9a नॉट, और R2 कितना था Sir, 4a 5A नॉट। naught. यस एकदम सही, 5a नॉट आएगा सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट के बीच का सेपरेशन, एकदम सही। तो समझ गया बच्चों सबको ये क्वेश्चन? ठीक है, बस एक आखिरी क्वेश्चन कर लीजिए रेडियस ऑफ ऑर्बिट के ऊपर, फिर हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। फाइंड द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। जल्दी से बताइए ए नॉट के टर्म्स में। फॉर्मूला आप सब जानते हैं, R इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। Sir, 2A naught. Sir, 2A 2A naught. ओके, सेकेंड ऑर्बिट का मतलब है n इक्वल टू 2, और हीलियम का एटॉमिक नंबर सबको पता होना चाहिए 2 होता है, तो जेड की वैल्यू 2 रख दिया, एकदम सही आंसर आया 2a नॉट। यानी He प्लस की सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस का डबल है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है।
स्टेटमेंट वाइज कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। और ध्यान से सुनिएगा, स्टेटमेंट ऐसे आएगा कि हीलियम आयन की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस हाइड्रोजन की हीलियम आयन की सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस का ट्वाइस है। तो करेक्ट कि इनकरेक्ट? तो आंसर होगा करेक्ट। सेकेंड ऑर्बिट हीलियम कितनी आई 2a0, यानी हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट का ट्वाइस। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया सबको रेडियस ऑफ ऑर्बिट? यस सर। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट डाउन दिस, और फिर हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं ताकि एक वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाए। वीडियो मैं सेंड कर दूंगा क्लास के बाद, डोंट वरी। अगर नोट्स बनाने में कोई चीज छूट भी गई है तो आप वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा। ठीक है बेटा, 2 मिनट का ब्रेक, फिर मिलते हैं।